नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। सवाल 10 बजे। पाकिस्तान ने भारत में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया, जिस पर पाकिस्तान में खुद अल्पसंख्यकों को करीब करीब खत्म कर दिया गया है। जहां लोगों को ईश निंदा के नाम पर मार करके जला दिया जाता है, जहां हर दिन हिंदू लड़कियों को जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उस पाकिस्तान ने भारत में क्रिसमस पर हुई कुछ छिटपुट घटनाओं पर चिंता जाहिर की। मतलब इससे ज्यादा हिपोक्रेसी क्या होगी कि जो पाकिस्तान आतंकियों को भारत धर्म पूछ करके लोगों को मारने के लिए भेजता है, वो ज्ञान की बात कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया कि भारत में क्रिसमस से पहले तोड़फोड़, हिंसा की घटनाएं बेहद ही निंदनीय हैं और इससे धार्मिक अल्पसंख्यकों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। अब ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर के क्रिसमस समारोह को निशाना बनाने का जिक्र कर डाला। ये वो पाकिस्तान है जहां खुद अल्पसंख्यकों के पास कोई अधिकार नहीं है, जहां अहमदिया मुसलमानों के शवों को कब्र से निकाल करके फेंक दिया जाता है। वो पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ है पाकिस्तान का दोगलापन, वो हम आपको बताते हैं। और आपको बता दें कि देखिए यहां पर पाकिस्तान का दोगलापन किस तरह से निकल करके सामने आ रहा है। धर्मांतरण पर दोहरा चेहरा है पाकिस्तान और इसके साथ खुद अपराध भारत पर आरोप। कितने मंदिर पाकिस्तान में तोड़फोड़ दिए गए होंगे, अभी आंकड़े आपके सामने हम रखेंगे। धर्म पूछ करके मारता है पाकिस्तान, याद होगा पहलगाम आपको। पाक में ईश निंदा के नाम पर हत्याएं की जाती हैं। इससे ज्यादा निंदनीय और क्या घटना हो सकती है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना होगा। और देखिए कि भारत में अल्पसंख्यकों पर दे रहा है ज्ञान, जबकि यहां पर जो अल्पसंख्यक है वो देखिए कि सीधे सीधे तौर पर कई बार तो अपने अल्लाह, खुदा, इन सबको सर्वोपरि बता देते हैं। आपने कल नदवी का वो बयान भी हमने आपको सुनाया था, लेकिन उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हमारे यहां संविधान से देश चलता है, ना कि शरिया से। अब ऐसे में देखिए कि पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारत ने करारा पलटवार किया। भारत ने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव के मामले में पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड खुद सब कुछ बता देता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अलग अलग धर्मों के अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से अत्याचार होता है, और ये सिस्टमैटिक अत्याचारिक है, जानी मानी एक तरह से सच्चाई है। अब इसके साथ हम आपको बताते हैं कि भारत का पाक पर करारा जो पलटवार हुआ उसमें क्या कुछ कहा गया। तो देखिए रणधीर जायसवाल, भारत ने पाक को फटकार लगाई, जबरदस्ती फटकार लगाई गई है। पाक के अल्पसंख्यक टिप्पणी पर यह लताड़। अब ये पाकिस्तान को फटकार और सीधा सा जवाब है, पाकिस्तान को उपदेश देने का हक नहीं है, क्योंकि आपका देश खुद सुधरा नहीं। अपने गिरेबान में आप झांके। पाकिस्तान को यह नसीहत भारत की तरफ से दी गई है। अब भारत को समझाने चला था पाकिस्तान। देखिए हकीकत हम सामने रख रहे, पहले अपना रिकॉर्ड सुधारें, उसके बाद अब दूसरे देश की बात करें, वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यकों और उनकी सुरक्षा की आप बात करें। और देखिए पाक के अल्पसंख्यक टिप्पणी मामले पर यह पलटवार हुआ। अब इसके साथ आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से भारत ने पाक को जो फटकार लगाई, लताड़ लगाई, क्या कुछ उसमें कहा गया। पाक के अल्पसंख्यक टिप्पणी पर यह लताड़ है जबरदस्त, अपने गिरबान में जाके पाकिस्तान। और साथ ही साथ देखिए पाकिस्तान में पिछले एक साल में देश में अल्पसंख्यक समुदाय, खास करके अहमदियों, हिंदुओं, ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के खतरनाक स्तर तक बढ़ोतरी हो गई। साथ ही हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और कम उम्र में शादी जैसे मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कई सांसद जो हिंदू हैं और वो वहां पर संसद में बैठ करके पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये कह रहे हैं कि लड़कियों का जबरन यहां पर धर्म परिवर्तन, जबरन शादी कराई जा रही है, उनको उठा लिया जाता है। इससे शर्मनाक बात क्या होगी। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में यह कहा गया। देखिए यूएन की रिपोर्ट भी हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या कुछ कहा गया। पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को अगवा किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कर जबरन
शादी करवा दी जाती है। और देखिए कि सिंध और दक्षिण पंजाब की अगर हम यहां पर बात कर ले तो अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों के लिए कुख्यात है। अब इसके साथ यूनाइटेड नेशन की क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई वो भी हम आपको यहां पर बताते हैं। देखिए, पाक में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले बढ़े हैं। यह हमारी रिपोर्ट नहीं, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। हिंदू ईसाई लड़कियां बन रही हैं शिकार। ये अल्पसंख्यक है, हिंदू और ईसाई लड़कियां, वहां पर अल्पसंख्यक की कैटेगरी में है ये दोनों धर्म। और हर साल करीब हजार हिंदू और ईसाई लड़कियां अगवा कर ली जाती है। और मैंने उस सांसद का भी जिक्र किया, संसद में उन्होंने इस बात को रो रो करके कहा था कि क्या स्थिति है अभी। और देखिए, धर्म परिवर्तन कर जबरन करवाई जाती है उनकी शादी, जबरन शादी करवाई जाती है। और अगर हम यहां से तुलना भारत की कर ले और भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों की कर ले तो मुझे लगता है यहां से अल्पसंख्यक पाकिस्तान जाना नहीं चाहेंगे। और यही वजह है कि जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान अल्पसंख्यक यही रह गए, भारत में रह गए। और देखिए, भीड़ हिंसा, पुलिस और लापरवाही ने बिगाड़े हालात, ये तमाम चीजें जो है वो यूनाइटेड नेशन की यहां पर रिपोर्ट है। अब इसके साथ आपको हम बताते हैं, पाक में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले बढ़े हैं, हिंदू ईसाई लड़कियां बन रही हैं शिकार। ये पूरी जानकारी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाई। अब इन सब के बीच में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अलावा पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग, हर देश में एक मानवाधिकार आयोग होता है, उनकी रिपोर्ट आती है। वो देखते हैं कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है और मानवता के लिहाज से किस तरह से काम जो है हुक्मरानों की तरफ से किया जा रहा है। अब ऐसे में देखिए, जो मानवाधिकार आयोग की ये रिपोर्ट है उसके आधार पर पाकिस्तान में धर्मांतरण को लेकर के भयावह तस्वीर सामने आई। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग यानी कि HRCP ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि पिछले एक साल में देश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा में खतरनाक स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। और रिपोर्ट के मुताबिक देश में हिंदू, ईसाई और अहमदिया अल्पसंख्यकों पर हिंसा, जबरन धर्म परिवर्तन, बाल विवाह के मामलों में खतरनाक स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई। ईश निंदा के झूठे आरोपों, भीड़ हिंसा, पुलिस की लापरवाही ने हालात को और बिगाड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक देखिए कि धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए 2025 का जो साल था वो बेहद ही परेशान करने वाला था। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि अहमदियों पर निशाना बना करके कई हत्याओं, उनके पूजा स्थलों को तोड़ा जाता है और ये घटनाएं बढ़ी हैं, कमतर नहीं हुई चीजें। और देखिए, यहां पर हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कम उम्र में शादी करा दी जाती है, बाल विवाह रोकथाम कानूनों को लागू करने में विफलता को दर्शाता है ये सब कुछ। यानी आपके खुद के कानून जो है अब कटघरे में आकर के खड़े हो गए हैं। और आपको बताते हैं क्या कहती है HRCP की ये रिपोर्ट ने खोल दी पाकिस्तान की पोल। ऐसे तो झूठ का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैलाता है, ये हर बार पोल खुलती है। इस बार तो अंदरूनी खाने से ये खबर निकल करके सामने आ गई। अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी भरा रहा है 2025 का साल। और 25 से अगर आप तुलना कर ले तो 26 में बहुत ज्यादा कोई बेहतरी होने वाली नहीं है, बल्कि मामले और ज्यादा बढ़ेंगे। अब देखिए, ईश निंदा के नाम पर भीड़ ने हिंसा की है, मारा है, पीटा है, हत्याएं की हैं। सरकारी संस्थान भी उगाही में शामिल है, सरकारी संस्थान भी इसमें जो है सम्मिलित है। और देखिए, छात्राओं को कलमा पढ़ने के लिए दबाव जो है वो बनाया जाता है, कलमा पढ़ो। अब ऐसे में आप समझिए इस बात को कि अगर आप दूसरे धर्म के हैं, आप इस्लाम धर्म को नहीं मानते, नहीं अपनाते और वो आप उसके हैं नहीं, तो कलमा आप क्यों पढ़ेंगे? लेकिन कलमा पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है। यही कई सवाल है जो यहां पर लगातार उठ रहे हैं। अब ऐसे में देखिए कि HRCP की जो ये रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाती है। और आज हम भी यही सवाल जो है पूछेंगे कि भारत पर उंगली उठाने वाला पाकिस्तान अपने अंदर खाने कब झांकेगा। संगठन ने सरकार से तुरंत कदम उठाने की अपील की। और देखिए, यह अपील भारत से नहीं गई, उनके खुद के संगठन ने यह अपील की है कि स्थिति को बेहतर करिए ताकि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो, कट्टरपंथ को रोका जा सके। और यह रिपोर्ट पाकिस्तान के सामने खड़े मानवाधिकार संकट को उजागर करती है और सुधार की तत्काल जरूरत पर जोर देती है। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल खोल दी है।
सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन से सबसे ज्यादा आबादी इस्लाम धर्म के लोगों की बढ़ रही है। और ये महज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं खतरनाक, क्योंकि वहां पर जो अल्पसंख्यक है उनके तो अधिकारों को यहां पर पूरी तरह से सुरक्षित किया जा रहा है। लेकिन अगर हम पूरे दुनिया की बात करें, हम भारत की भी बात करें, भारत से भी धर्म परिवर्तन के कई मामले, अभी आपको छांगुर याद होगा जो उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया, किस तरह से गजवाए हिंद भारत को बनाने की दिशा में वो कदम कर रहा था और विदेश से उसको फंडिंग मिल रही थी, पाकिस्तान उसमें सम्मिलित था। ऐसे कई घटनाएं सामने आई, ऐसे कई धर्म परिवर्तन कराने वालों को भारत की सरकार ने, यहाँ की पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो है वो पकड़ा है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते अपने खास मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक के बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और वहीं हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, विदेशी मामलों के जानकार हैं। और हमारे साथ यहाँ पर हुसैन जावेद जी है, पाकिस्तान के पत्रकार, वो भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, अभी प्रॉपर रिपोर्ट के साथ पूरी जानकारी हमने साझा की है और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर खाने ही अल्पसंख्यकों की स्थिति बनी हुई है। अभी तो और डेटा जो है वो भी आप भी देंगे, हम भी देंगे और बाकी हमारे पैनलिस्ट भी देंगे। लेकिन भारत पर आप उंगली उठाने वाले फिर होते कौन है, जबकि आपके खुद गिरेबान जो है वो कीचड़ में फंसे हुए हैं। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और हमारे पैनलिस्ट को भी सलाम। देखिए, पहली बात तो ये कि जो डिबेट है वो तो बिल्कुल उस पर बात होगी, लेकिन इंडिया पहले ना अपने अहंकार से निकले कि आप हम पे उंगली उठाने वाले होते कौन है, आपकी औकात क्या, इस तरह की चीजें ये मुल्कों के मामले शब्द तो इस्तेमाल हमने किया ही नहीं। लेट मी कंप्लीट प्लीज। उसमें यही होता है कि ये इस तरह की बातें नहीं होती। हम कोई इस तरह किसी गली में नहीं खड़े हुए कि आप होते कौन है और आप होते कौन। दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है वो रिपोर्ट होता है और वो उस तरह बयान भी किया जाता है। तो इस तरह मैं समझता हूँ ये वाली जुबान तो बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी बात, ये जो आपने पूरा अपनी रिपोर्ट बताई और इस तरह का अपना इंट्रोडक्शन दिया सारा, इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि पाकिस्तान के अंदर खासकर जो हमारा सिंध का सूबा है, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसमें शक नहीं है। और हमारे यहाँ भी इसकी बहुत ज्यादा निंदा भी हुई है और इसको बहुत ज्यादा कंडेम भी किया गया। लेकिन जो फिगर सामने आते हैं ना, अब आपने अपनी स्क्रीन पे दिखाया और आपने कहा कि ये यूएन रिपोर्ट है कि 1000 वाकयात होते हैं एक साल में। तो ये मैं अभी स्टडी कर रहा था, 2-3 साल पहले हमारी अपनी कुछ ऐसी एनजीओज हैं जो 1000 का फिगर दे रही थी और वो फिगर सही नहीं था। वाकयात होते हैं, मैं वाकयात के होने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि 1000 के बजाय ये ज्यादा से ज्यादा सालाना 150 होते हैं, 100 होते हैं, 50 होते हैं, इतने ही वाकयात होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो ये गलत रिपोर्टिंग है जो कि एक वेस्टर्न एजेंडा रखने वाली एनजीओ इस तरह से पाकिस्तान की जो पिक्चर है उसको इस तरह से पेश करती है। हालांकि मैं ये कह चुका हूं कि ऐसा होता है, लेकिन इसका तो लेवल बहुत ऐसे कम रिपोर्ट है। पेश करने के पीछे की मंशा आपको क्या लगती है हुसैन जावेद जी? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, तमाम देश आपको जो है सिर आंखों पर ले रहे हैं, अमेरिका ने ले लिया, चाइना ले रहे। एक मिनट सर, तो फिर आपके ये यूएन की तरफ से फिर ये रिपोर्ट क्यों सामने आएगी? फिर तो वो और कम करके दिखाएंगे ना। मैंने इस बात से तो इनकार नहीं किया, ये समाजी मसला है, इसको आप सियासी मसला तो ना बनाए। सियासी तौर पे आपके ताल्लुकात बिल्कुल बेहतर होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों की जो समाज है वहां पे कहीं ना कहीं हमारे जैसे मुल्कों में एक समाजी ना हमवारी रहती है और इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं और उस पर वेस्ट या यूएन आवाज भी उठाते हैं। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो अगले मुझे लग रहा है ताल्लुकात अगर आपके नेबर के साथ भी रहने वाले हैं तो वो सारे परिप्रेक्ष्य में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर में खाना अच्छा बन रहा है तो ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, बाकी आपसे बातचीत नहीं होती है तो भी ताल्लुकात ठीक रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। राजनीति चाहे सामाजिक तौर पर एक इमेज जो है एक देश की बनती है, उसके आधार पर ताल्लुकात बनते हैं और उसी के आधार पर यूएन की ये रिपोर्ट है। देखिए, मैं यूएन की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं करता, लेकिन फैक्ट्स और फिगर से मेरा इख्तलाफ है, क्योंकि उन्होंने, मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने एनजीओ के डाटा से ये सारी चीजें उठाई हैं। जरूरी नहीं कि यूएन की जो बंदे वो यहाँ पर आएंगे, उनके अपने सोर्सेज होते हैं और वो सोर्सेज अपने तौर पर रिपोर्ट देते हैं। एक बात मैं आपके सामने रखूंगा, देखें कि 2013 से लेके 2021 तक इस तरह के जो केसेस है ना, ये ज्यादा से ज्यादा हमारे हाँ 162 हुए हैं पिछले 8 सालों में। 2013 से लेके 2021 की बात कर रहा हूँ। उसको एकदम से इस तरह 1000 पे ले जाना ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मैं ये बात बताऊं आपको, हमारे यहाँ ये पॉलिसी जरूर है। चलिए ठीक है, आपको नंबर्स पे ऑब्जेक्शन है,
मैं उस पर अभी नहीं चर्चा करूंगी क्योंकि उस पर बात करने का ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 500, 600, 700 भी घटनाओं को मान लिया, तो जब आपके यहाँ खुद ऐसी स्थिति है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, अहमदिया सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो फिर आपकी मीडिया, आपके हुक्मरान भारत की तरफ उंगली क्यों उठाते हैं? यहां के अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, और यहां अगर वो सुरक्षित नहीं होते तो अब तक पाकिस्तान का रुख कर चुके होते। नहीं जा रहे, इसका मतलब है उनको पता है कि पाकिस्तान से बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर कंट्री जो है वो भारत है। ये आपका ख्याल है, ये आपका ख्याल है। अगर आपने इस तरह यूएन की रिपोर्ट उठाई तो अमेरिका की वो रिपोर्ट भी उठा लें जिन्होंने मजहबी आजादियों के हवाले से हर साल आती है। इंडिया का वर्स्ट नंबर है उसमें। आप अपने आप को बहुत ज्यादा मार्क्स कई दफा दे देते हैं, हकीकत वो होती नहीं है। तो जो तस्वीर है उसका दूसरा रुख भी ना इस तरह आप देखा करें। मैं आपके सामने एक डाटा आपकी इजाजत से इस तरह से रखना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ ये चीज बहुत क्लियर है, और इस्लाम भी ये कहता है कि दीन में कोई जबर नहीं है। ठीक है, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो जबरदस्ती शादी करो। ये तो इस्लाम में भी कि जब आपने किसी बच्ची की शादी करनी ना, तो आपने उसकी रजामंदी भी लेनी है। बदकिस्मती से जो गांव का माहौल होता है वहां पे इस तरह का माहौल आपको मिलता नहीं, वहां पे इस तरह के जबरदस्ती काम हो जाते हैं। लेकिन स्टेट लेवल पर अब उसकी हौसला नहीं शिकनी नहीं भी की जाती है। मैं ये हुसैन नहीं कह जावेद रहा जी, मैं कि बाकी गेस्टों सूडान का रुख करूं उससे पहले आपको, आप इंडियन मीडिया देखते हैं गौर से, ध्यान से? छांगुर बाबा की अभी हाल फिलहाल गिरफ्तारी हुई थी। मैं एक मात्र ये छोटा सा उदाहरण आपको दे रही हूं। छांगुर की गिरफ्तारी हुई और छांगुर का पूरा मकसद था गजवाए हिंद बनाना। धर्म परिवर्तन के लिए किस तरह से वहां पर महिलाओं को बरगलाया गया, उन्हें लव जिहाद में फंसाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, और पूरी रिपोर्ट है, अभी जेल में है। आप कहेंगे कि पूछ करके ये धर्म परिवर्तन हुआ और पूछ करके जो है वो शादी कराई जा रही थी? वाकयात से मैंने इनकार ही नहीं किया। मैंने कहा है आपको कि पाकिस्तान में ऐसे वाकयात ही नहीं होते? ऐसा तो नहीं है ना, वाकयात होते हैं। लेकिन जो उसमें रेशो बयान की गई, मेरे उस पर इख्तलाफ है। और ये देखने में आया है, सिंध के सूबे में ये देखने में आया है कि इस तरह हिंदू बच्चियां होती हैं, इक्का दुक्का इस तरह के वाकयात होते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप बताएं कि आपके साथ हुआ क्या है, ऑब्वियसली कानून उन तक पहुंच जाता है, उनकी वो मैजिस्ट्रेट के सामने होती तो वो बयान देती कि नहीं, हमने मोहब्बत की मुझे लग शादी रहा है की है, आप या अपने हमारे देश यहाँ की इतने सच्चाई मौके से ना मिठाई वाकिफ नहीं है हुसैन जावेद जी, और मुझे लग रहा है सच्चाई पे थोड़ा सा गौर करने की आपको जरूरत है। वो संसद की भी तस्वीर मैं कोशिश करूंगी आपके सामने लाऊं, जहां एक सांसद ने जिक्र किया था हिंदू लड़कियों को उठाने का, जबरन उठवाने का। ये जिक्र हुआ है आपकी संसद के अंदर में, और वो तस्वीर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं दिखाऊं। ये कुछ समय पहले की बात है। अब चाहेंगे कर्नल शिवदान जी, आंखें मूंद लेने से हर बार हुसैन जावेद जी तो आंखें मूंद लेते हैं, सच्चाई से अपने आप को जो है बिल्कुल अलग करके रख देते हैं कि हमारा पाकिस्तान बहुत बेहतर है। लेकिन आपके यहाँ खुद इस तरह की स्थिति है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। कितने मंदिर थे और अब कितने मंदिर हैं, ये किसी से बात छिपी हुई नहीं है। उसके बाद भी भारत पर आप उंगली उठा देते हैं, और वो भी क्रिसमस में अगर कोई घटनाएं हुई या हनुमान चालीसा पढ़ दिया गया, इससे नाराजगी जाहिर करते हुए। देखिए, हुसैन साहब को मैं एक डाटा देना चाहता हूं कि बंटवारे के समय पाकिस्तान में 15% हिंदू रह गए थे। आज वो घट के पाकिस्तान में 1.6% रह गए हैं केवल हिंदू। और भारतवर्ष में बंटवारे के समय 3% मुस्लिम आबादी थी, जो बढ़ के आज 22% हो गई है। तो ये सिद्ध करती है कि कहां पर अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। यदि सुरक्षित हैं तभी उनकी तादाद बढ़ेगी, तभी उनकी आबादी बढ़ेगी, और यदि असुरक्षित हैं तो उनकी आबादी दिन पर दिन घटेगी। और ये बड़े दुख की बात है, ये इंसानियत पर बहुत बड़ा खतरा है कि पाकिस्तान में 13-13, 14-14 साल की लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, हिंदू लड़कियों को या ईसाई लड़कियों को। उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाता है, उनके साथ फिर वो उनको दबाव में उनसे ये बयान दिलवाए जाते हैं अदालतों में कि वो अपनी मर्जी से ये सब काम कर रही हैं। तो ये मैं ये कहता हूं कि ये इंसानियत के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि इस तरह की हरकतें पाकिस्तान में होती हैं। और अक्सर वहां की जो पुलिस है वो भी अपनी आंख बंद कर लेती है जब ऐसी घटनाएं होती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड इस मामले में बहुत ही पुअर है। और एक ऐसा भी अंडरस्टैंडिंग है कि यदि आज ऑप्शन दिया जाए
तो जितने भी मुस्लिम पाकिस्तान में गए भारत से बंटवारे के समय, वो सारे के सारे वापस भारत में आना चाहते हैं, क्योंकि उनका भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। उनको भी जो मुजाहिर कह के अभी तक पुकारा जाता है, और उनको वो बर्ताव नहीं दिया जा रहा जो एक आम मुस्लिम को पाकिस्तान में दिया जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान में एक प्रकार से फ्यूडल सिस्टम, जिसको कि ये बोलते हैं कि हम ही बेटर हैं सबसे, इसके कारण वहां पर अल्पसंख्यक और भारत से गए मुस्लिम भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि इंसानियत के लिए पाकिस्तान में इस तरह के सुधार किए जाएं और वहां पर उसको इस तरह बनाया जाए जिससे हर व्यक्ति वहां का सुरक्षित महसूस करे। जी, यूके देवनाथ सर, हमने सिर्फ यूएन की रिपोर्ट नहीं दिखाई, हमने खुद इनके देश के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट भी दिखाई है, और उनका यही कहना था अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस कराए और ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा अब इस पर जोर देने की जरूरत है, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। यूके देवनाथ सर, आवाज पहुंच रही है? सर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी हाँ, कहिएगा सर, बात रखिएगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि माइनॉरिटीज का पाकिस्तान में आदर समान। सर हम आपके पास वापस लौटेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सही से। तब तक हम हुसैन जावेद जी आपका रुख यहाँ पर करते हैं और इसी चीज का जिक्र कि चलिए यूएन की रिपोर्ट पे तो आपने हाथ अपने खड़े कर दिए, और अपने खास तौर से देखिए एक अच्छी बात यह है कि आपने मान भी लिया कि ऐसे मामले होते हैं, लेकिन साथ ही साथ मानवाधिकार आयोग की भी तो हमने रिपोर्ट दिखाई, क्या कुछ उनका कहना है। और इसी के साथ हम आपसे ये भी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब अल्पसंख्यकों को अब सुरक्षित महसूस कराए। मैम अगर काइंडली आप अपना सवाल रिपीट कर दें काइंडली। जी जी, मैंने कहा यूएन की रिपोर्ट के साथ साथ हमने आपके देश के मानवाधिकार आयोग की भी रिपोर्ट दिखाई है, जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात उन्होंने भी उस पर पुरजोर ये किया है कि सुरक्षित महसूस कराए। जी मैं बिल्कुल, आप शायद एचआरसीपी की बात कर रही हैं। जी जी बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस तरह के वाकयात होते हैं और इससे मैंने कभी इनकार नहीं किया, और एचआरसीपी की रिपोर्ट साल साल हम भी स्टडी करते रहते हैं। और एक चीज है हमारे यहाँ, एक चीज मैं यहाँ पे बिल्कुल इसको तस्लीम भी करता हूँ कि एक चीज इंडिया में 1947 में अच्छी हुई थी, वो हमारे यहाँ नहीं हो सकी, उसका हमें नुकसान हुआ और उसने हमारे समाज को भी नुकसान दिया। वो क्या थी? वो थी कि आप लोगों ने फ्यूडल सिस्टम फौरन उसको खत्म कर दिया, और ये इंडिया के लिए अच्छा हुआ, ये एक बहुत अच्छा कदम था। हमारे यहाँ फ्यूडल जो सिस्टम था ये इसको खत्म नहीं किया गया क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट थे, और इसका हमें बहुत नुकसान हुआ, खासकर गांव में और दूर पार के इलाकों में जो बेचारे इस तरह की कम्युनिटीज हैं उन पे इस तरह का बहुत अत्याचार होता रहे। तो फ्यूडल सिस्टम जो है इसका भी हमें यहाँ पे नुकसान हुआ, और ये बात बिल्कुल यहाँ पर माननी भी चाहिए। लेकिन चूंकि अभी आपने बात की, अभी सर ने भी बात की, शिवदान साहब ने, इंडिया के हवाले से कि वहां पे जो आजादी हुई है, तो आज मुसलमान वहां पे बहुत ज्यादा हैं और तकरीबन 20 लाख है, 22 लाख है, ऐसा ही है। और तो ये बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन इसमें एक चीज भी तो देखें ना, अगर हम 2006 की राजेंद्र सच्चर रिपोर्ट पढ़ लें, वो रिपोर्ट इंडिया में आई है, उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता कि मुसलमानों को आला जॉब्स में कितना हिस्सा मिलता है, नौकरियों में कितना हिस्सा मिलता है, तो वो सामने है। और आज भी सूरत-ए-हाल बदली नहीं है। कलाम कौन थे सर? मैं मानता हूं मैम, मैं मानता तो हूं अभी आपको जस्ट 2-3 ही नाम यहाँ पर गिनवा दूंगी, लेकिन अगर आप हमारे अधिकारियों के भी, बिल्कुल मैं आ रही हूँ शिवदान सर, बेहतर जवाब जो है शिवदान सर दे पाएंगे इसको लेकर के, लेकिन एक ही दो एग्जाम्पल अगर हम आपको दे दें कि हमने तो उपराष्ट्रपति भी बनाया, हमने राष्ट्रपति भी बनाया, आपके यहाँ मुझे बता दीजिए एक सांसद, मैं तो अब नाम भी दे दूं, दिनेश कुमार पलानी, ये सांसद थे आपके यहाँ, ये कब की खबर है? ये आपको 24/2/5/24 देखिए मैम, उन्होंने रो करके संसद में इस बात का जिक्र किया कि हिंदू लड़कियों को जबरन उठाया जाता है और उसके लिए कोई यहाँ पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। देखिए मैम, मैंने इस बात से कब इनकार किया? कैसे? मैं तो आपके सामने इस बात को नहीं कर रही हूं। आपने कहा कि आला दर्जे पर कहां किसी मुस्लिम को जगह दी जाती है, तो हमने तो अपना एग्जाम्पल आपको दिखा दिया। आप अपना बता दीजिए कि एक सांसद की बात तक नहीं सुनी जा रही है, रोना पड़ रहा है संसद के अंदर में।
देखिए, अगर सांसद की बात, मैं भी, जैसे आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम लिया, ऑब्वियसली वो इंडिया के सदर थे, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह के आप मनमोहन सिंह का भी नाम लेंगे, इस तरह और भी लोग हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हम्म। इस तरह के नाम हमारे पास भी राणा भगवान दास का नाम है, जो सुप्रीम कोर्ट के आला जज रहे हैं। जस्टिस कार्नेलियस का नाम है, जो चीफ जस्टिस भी रहे हैं। हम्म। सीसल चौधरी का नाम है, जो हमारे एयरफोर्स के बहुत मशहूर ऑफिसर रहे हैं। तो कई हम्म। नाम तो इस तरह मैं भी गिनवा सकता हूँ, तो लेकिन ये हमने तो बात नहीं सवाल है। उठाया बात नहीं, ये है, हम तो उनके उनके लिए सवाल उठा रहे हैं जो आवाम है, जो वहां की आवाम है, जो मतलब अगर कहें कि आला दर्जे पर नहीं है, उस पोस्ट पर नहीं है, जो नीचे है, नीचे तबके के लोग हैं, हम तो उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। और हमारा तो यही अच्छी बात है सवाल, ना। जब आप इस बात को मान रहे हैं तो फिर हमारे देश पे उंगली उठाने का फिर अधिकार क्यों? क्योंकि मतलब मैं कहते हैं ना कि अपना गिरेबान तो पहले साफ कर लीजिए। देखिए, प्रैक्टिकली जो मुसलमानों के साथ हुआ, बाबरी मस्जिद के बाद गौ रक्षा के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, वो सबको पता है ना, सारी दुनिया देख रही है। अब तो सबके पास इस तरह के मुझे लग सोर्सेज रहा है है कि वो हुसैन ऑब्जर्व जावेद जी, वो कार सेवक याद नहीं जिनको गोलियों से भून दिया गया, अमेरिका की याद नहीं आपको? और हमने, अगर भारत के अंदर में कोई भी फैसला हुआ वो कोर्ट के दृष्टिकोण से हुआ, कोर्ट का फैसला था, जबरन नहीं हथियाया गया, इस बात का जवाब, जबरन ठीक नहीं है, मैं हथियाया बिल्कुल, गया। इसलिए प्लीज इसे आप ठीक है, उदाहरण ना बनाएं, और ये एग्जाम्पल तो आप अपने देश के अंदर में किसी को देंगे भी नहीं। मुझे इस बात का जवाब दे दे। आपने अच्छी बात की, कोर्ट का फैसला हुआ कि आपकी कोर्ट ने, देखिए, आपकी तकरीबन 13 ऐसे आपके राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि जबरी तौर पे मजहब को तब्दील नहीं किया जाएगा। ये लॉ बन गया इंडिया में, आपको भी पता है। तो फिर आपके संविधान का, आपके आर्टिकल के संविधान 25 का क्या, जो मुल्क को सेकुलर कहता है और कहता है कि हर एक को आजादी है, वो जो मर्जी मजहब इख्तियार करे। क्या फैसले हो रहे हैं आपके, जो आपके अपने आर्टिकल के यही खिलाफ जाते बात हैं? है, वो आर्टिकल कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक मशहूर कहावत है, अधकल गगरी छलकत जाए, यानी कि आधे नॉलेज में ना बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती है। धर्मांतरण, धर्मांतरण की बात, अवैध धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, लव जिहाद में फंसा करके धर्मांतरण, ये गलत है, ये गलत है। और इसी पर ये चर्चा चल रही है, इसी पर ये बातचीत हो रही है। और जबरन उठाने की बात तो हम आपके देश में भी कर रहे हैं कि हिंदुओं को जबरन क्यों उठाया जाता है। लेकिन मैं वही कहूंगा, जिस दिन एक इंडियन मुस्लिम के दिल से बाबरी मस्जिद का जख्म, गुजरात का जख्म, लव जिहाद का जख्म भूल जाएगा, वो तब हम भी कहेंगे कि इंडिया में ठीक मुसलमान है, सुरक्षित है। कर्नल शिवदान जी, मैं ये जानना चाहता हूं हुसैन साहब से, हम्म, यदि हमारे ऐसे भगवान राम की जन्मभूमि पर हमने तभी कोई एक्शन लिया जब उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको हमको बताया कि यस, यहाँ राम जन्मभूमि के लिए उनका मंदिर बन सकता है। क्या पाकिस्तान में ये पॉसिबल था? इतने आपके धार्मिक स्थान पर यदि हिंदुओं का कब्जा होता तो आप इस तरह इंतजार करते कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करते? आप इस इमीडिएटली जैसे ही आपको पता लगता फौरन उस पर कब्जा कर लेते, किसी चीज का इंतजार न करते, जैसा कि आप अक्सर पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों के साथ हो रहा है। तो पाकिस्तान के, हमारे भारतवर्ष में जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम समुदाय अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसी कारण से उनकी आबादी बढ़ी है और हमारे भारतवर्ष में हर क्षेत्र में मुस्लिम प्रतिनिधि पूरा हमारे पूरे हर तरह से हैं। सेना में बड़े बड़े अधिकारी मुस्लिम हैं और रहेंगे, और उसके अलावा हर क्षेत्र में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व है हमारे भारतवर्ष में। आपने खुद कहा, अब्दुल कलाम जी को हमारा जितना मुस्लिम उसको आदरणीय मानते हैं, उससे ज्यादा हिंदू उसको उनको आदरणीय मानते हैं। तो इसलिए भारतवर्ष में जो अल्पसंख्यक जैसा शब्द बहुत कम सुनने में आता है, जहां हर क्षेत्र में अल्पसंख्यक को पूरी सुरक्षा दी जाती है। तो जो बाबरी मस्जिद का जो घाव बता रहे हैं आप, वो कोई ऐसा घाव नहीं है। बाबरी मस्जिद का सबसे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से बाबरी मस्जिद बनाई गई थी वहां पर। आप इमेजिन करिए, बाबर एक हमलावर था भारत के ऊपर, और उसने भारत में जो जिस तरह की हरकतें की, जिनके कारण उसने, क्यों बताइए, राम जन्मभूमि में जाके मस्जिद क्यों बनाई उन्होंने? इसका उदाहरण यही है कि हिंदुओं पर इस तरह, हिंदुओं को इतना बड़ा घाव दिया जाए कि वो जिंदगी में ना भूलें इस बात को। तो इसलिए भारत के मुसलमानों पर कोई घाव नहीं है। भारत के मुसलमान सबने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसकी जगह उन्हें अयोध्या में ही जमीन दी गई है,
और उन्हें उसकी जगह दूसरी मस्जिद बनाने के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, और तो ये कहते इसलिए हैं, इसे कहते हैं लोकतंत्र, इसे कहते हैं लोकतंत्र हुसैन जावेद जी। और मुझे लग रहा है कि आप तो इसके सामने कहेंगे कि वाकई अगर देश हो तो ऐसा हो जहां पर लोकतंत्र, आक्रांताओं को ना उनकी इबादत की जाती है ना उनकी पूजा की जाती है। कुछ एक लोग हैं जो पाकिस्तान की तरफ से कहते हैं ना माइंड वॉश, ब्रेन वॉश हो चुका है, जो बाबरी को इतना और बाबर को इतना लेकर के आ जाते हैं सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। तो उन लोगों को भी बता दिया जाएगा कि भारत में ये राजनीति बिल्कुल नहीं चलने वाली है। मैं आपके पास आऊंगी हुसैन जावेद जी, इसका भी जवाब लेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पाकिस्तान में होता है, होता आया है, और आप लोग तो हमसे ज्यादा कहीं वाकिफ होंगे कि किस तरह की स्थिति है वहां पर। अब ऐसे में भारत पर छिटपुट घटनाओं को लेकर के उंगली उठा देना कहां तक जायज? एक कहावत है, आईना दिखाना। पाकिस्तान के लोगों से मेरी सिर्फ यही एक गुजारिश है कि पहले अपने गिरेबान में झांकें, आईने में अपने को देखें। दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब मुस्लिम देशों में अगर आप देखें तो माइनॉरिटीज़ का सम्मान होता है, उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाता है। इनफैक्ट कुछ मुस्लिम देश तो ऐसे हैं जहां पर ताज्जुब होता है कि वो दूसरे धर्म के लोगों को शायद अपने मेजॉरिटी कम्युनिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस वैल्यू देते हैं। इंडोनेशिया चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, मैं मिस्र की बात कर लेता हूँ। इन सब देशों में आप जाएंगे तो बड़ी हैरानी होती है देखकर कि दूसरे धर्म के लोगों को ना सिर्फ सम्मान दिया जाता है, वरन जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो उनको ज़्यादा देखभाल करती है। फोर्स्ड जबरन एक भी कन्वर्जन का केस आपको पाकिस्तान को छोड़कर और अफगानिस्तान को छोड़कर आपको किसी भी देश में फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ माइनॉरिटीज का केस नहीं मिलेगा। कर्नल शिवनाथ जी सही कह रहे थे कि भारत में मुस्लिम्स को हमने हमेशा इज्जत से देखी है। मैं एक डेटा ही दे देता हूँ। भारत की फौज में कितने मुस्लिम भाई हैं? 30,000। पाकिस्तान की फौज में कितने हिंदू हैं? 300 से कम। भारत की फौज में हाईएस्ट मुस्लिम ऑफिसर्स का रैंक क्या है? दर्जनों लेफ्टिनेंट जनरल, दर्जनों एयर मार्शल और कम से कम 7 या 8 एडमिरल। पाकिस्तान की फौज में सबसे बड़ा हाईएस्ट रैंक हिंदुओं का अब तक क्या रहा है? लेफ्टिनेंट कर्नल, वो भी एक डॉक्टर। इसी तरह से मैं सब फील्ड्स का एग्जांपल दे सकता हूँ। तो पाकिस्तान को सीखना पड़ेगा कि किस तरह से माइनॉरिटीज़ को इज्जत देनी है। आज हम धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। भारत में अगर धर्म परिवर्तन होता है तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो है पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, जो रिकॉर्ड है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आ जाता है, हमारी जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो है उसके रिकॉर्ड में आ जाता है। पाकिस्तान में दिक्कत यह है कि जब माइनॉरिटीज़ को जबरदन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनकी छोटी बच्चियों को उठा लिया जाता है, तो पुलिस जो है बहुत आनाकानी करती है उसको रिकॉर्ड करने में। एफआईआर लॉन्च नहीं करती है। एफआईआर अगर अंडर प्रेशर लॉन्च हो भी जाता है तो उसके बाद कोई छानबीन नहीं होती है, और जुडिशियल कार्रवाई करके दंडित करना वो तो अनहर्ड ऑफ, कभी सुना ही नहीं पाकिस्तान में। जी हुसैन जी, दिल तो दुखा होगा डाटा सुन के? नहीं, दिल नहीं दुखा मैं सर को अच्छा, मैं स्टिल से मुस्कुरा इन्फॉर्म रहे करना हैं। चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ, देखिए इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आर्मी के अंदर जो है शायद वो जो नॉन मुस्लिम्स है वो कर्नल तक रहते हैं। मैं इनको बता दूं इस वक्त भी हमारे एक जनरल जूलियन वो सर्विंग है और आर्मी के अंदर अपना रोल अदा करे, तो वो जर्नल है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को यहाँ पे अपडेट कर ले। दूसरी बात मैं वही कहूंगा, देखिए ये चीज है हमारे यहाँ, इस बात को भी मैं मानता हूँ कि 1947 के बाद ज्यादातर जो अकलियतें थी वो इंडिया मूव इस तरह से कर गई थी, ये बात सही है। और यहाँ पे और इसी तरह कई मुस्लिम्स भी आए थे यहाँ पे। आपको पता है, आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया से बहुत कम जो मुस्लिम्स है वो इस तरह माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए थे, इस तरह तो हुआ था। तो ये इस तरह हुआ है बिल्कुल, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया की आबादी ज्यादा है आप ना। आप देखिए, अब पार्टीशन के इंडिया टाइम की की बात कर रहे हैं हुसैन जावेद जी? ठीक, आप पार्टीशन के टाइम की बात कर रहे हैं? पार्टीशन की मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ हाँ, तो कि इस तरह डेफिनेटली वहां गए से थे, बहुत काफी गए थे।
लेकिन काफी मुस्लिम यहीं पर भी रह गए थे, नहीं, ये बात सही है जो आपकी, स्टिल काफी है अभी मुस्लिम्स भी। वहां पर भी रहते। उन्हीं की हालत के बारे में तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप जिसको बहुत ज्यादा आइडियल कह रहे हैं कि एक मुस्लिम बच्ची के चेहरे से इस तरह से अगर हिजाब एक नीतीश कुमार इस तरह से उठा ले और बाद में कहता रहे जी मैंने तो वैसे ही कहा था, तो आप देख सकते हैं वहां पे स्टेट क्या है। तो हालात इतने अच्छे नहीं है वहां पे, हालात अच्छे होने चाहिए। और आपको राजेंद्र सच्चर रिपोर्ट की अगर आप रिकमेंडेशंस पे अमल भी कर लें हुकूमत, तो भी बहुत सौ का भला हो जाएगा वहां। मतलब नीतीश कुमार ने हिजाब हटा दिया तो ये क्या बेइज्जती हो गई, क्या रहा? ये बेइज्जती हो गई, जबरन उठवा लिया या उसका धर्म परिवर्तन करा लिया? हम फिर भी मानते हैं वो गलत था, हम फिर भी मानते हैं वो गलत था, और मुझे लग रहा है इसके लिए बिहार गवर्नमेंट की तरफ से बयान भी सामने आ गया। हुसैन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हुसैन जी, आप ये बताइए, हम फिर भी मानते हैं गलत था, वो खबरें भी चली हैं मीडिया में, जबरदस्त चली हैं, सवाल पूछा भी गया है, लेकिन आपके यहाँ जबरन उठवाने वालों से क्या सवाल पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता। इसके लिए आपने जिस तरह से बताया कि जी, चलिए हम आपको वो दिनेश जी का जो सांसद है आपके यहाँ के, उनका वीडियो भी सामने आ गया है, दानिश माफ कीजिएगा, उनका हम वीडियो आपको दिखाते हैं। तो ये जालिम लोग न पाकिस्तान के आइन को मानते हैं न कुरान शरीफ को मानते हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती मजहब चेंज कराते हैं, सिंध की धरती। तो ये जालिम लोग न पाकिस्तान के आइन को मानते हैं न कुरान शरीफ को मानते हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती मजहब चेंज कराते हैं, सिंध की धरती। हुसैन जावेद जी, सुन लिया, सुना दानिश जी का। अब ये बताइए, आपने बताया 13 राज्यों में आपके यहाँ पर कानून है जबरन धर्म परिवर्तन, उसके बाद तो आपने आर्टिकल 25 का भी जिक्र कर दिया। आपके यहाँ क्या कानून है ये जबरदस्ती उठवाने को लेके, अगवा करवा करके बाल विवाह कराने, इन सब को लेकर के क्या कोई कानून बना है? अमल होता भी है या नहीं होता है? हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। देखिए, मैं आपके शो की शुरू में नहीं हुसैन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम आपके पास वापस लौटेंगे। कर्नल शिवदान जी का हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। कर्नल शिवदान जी, अल्पसंख्यकों पर इस तरह की एक लड़ाई और बार बार जो है भारत की तरफ में इस तरह से ये कह देना कि यहाँ के मुस्लिम्स जो है वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो अगर हम बात भी कर ले तो हिंदुओं से ज्यादा जो है उनको प्रायोरिटीज पे रखा जाता है। उनको बताया जाता है कि अगर आपकी जुम्मे की नमाज है तो आप छुट्टी ले सकते हैं, आप फ्राइडे के दिन छुट्टी लीजिए, आराम से आप जाइए नमाज पढ़। हमारे यहाँ तो अब अगर हनुमान जयंती है, हमारे यहाँ अगर दुर्गा पूजा है, हमारे यहाँ अन्य पूजा है, तो हमें छुट्टियों के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आबादी में बढ़ोतरी ये शो करती है कि कितना इनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिसके कारण उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा मैंने और देवनाथ साहब ने भी कहा है, हमारी सेनाओं में हर क्षेत्र में मुस्लिमों का पूरा प्रतिनिधित्व है, और मैंने ये शब्द कहीं नहीं सुना कि ये मुस्लिम है ये हिंदू है। कहीं भी किसी भी वर्किंग क्षेत्र में भी सबको बराबर का ट्रीटमेंट है और उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट दी जाती है। और जैसा कि आपने कहा है, शुक्र को कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, यदि उनको नमाज में जाना तो जाइए प्लीज, आप आराम से, जब तक नमाज पूरी नहीं होती तब तक आप आराम से, कोई रुकावट नहीं है। क्या ऐसा पाकिस्तान में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा कि अपने क्षेत्र में, पाकिस्तान में प्रॉपर सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, तभी आपका विकास होगा, तभी देश का डेवलपमेंट भी तभी होगा। और जब तक पाकिस्तान में एक डर का माहौल रहेगा, जैसा कि खुद आपने बोला है कि फ्यूडल सिस्टम वहां पर जो सामंतशाही चल रही है, जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर 544 परिवार के पास 60% खेती की जमीन है। वो क्या करते हैं, अपनी सामंतशाही चलाने के लिए तरह तरह के अत्याचार लोगों पे करते हैं, और उसी चक्कर में माइनॉरिटीज पे भी अत्याचार हो रहे हैं, और तरह तरह के, और आम पाकिस्तानी भी उसकी वजह से परेशान है। तो पाकिस्तान में बहुत बड़े सुधारों की जरूरत है, उसमें लैंड रिफॉर्म सबसे पहले होना चाहिए। पाकिस्तान में इस तरह के कानून बनने चाहिए जिसमें माइनॉरिटी सुरक्षित रहें, और उस तरह के बनना चाहिए कि जिससे सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। तो ये जब आपका देश तरक्की करेगा और तभी वहां पर शांति स्थापित होगी। हुसैन जी, दो चीज का, एक तो कर्नल शिवदान जी की बात का जवाब, और इसके बाद जो हमने अभी वीडियो दिखाया दानिश का, सांसद दानिश। मैम, आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। ओके,
देखिए, जो आपने वीडियो दिखाया ये हमारे सिंध के वजीर है, सूबाई वजीर है, ठीक है। और आपको याद होगा जब शो स्टार्ट हुआ तो मैंने भी तो कमोबेश यही बात की कि सिंध में कुछ इलाकों में इस तरह के वाकयात होते हैं जो अफसोसनाक है, और वो भी उसी वाकये का हवाला दे रहे हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, और इस पे हमें अफसोस होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अभी शिवदान साहब की मैंने इस तरह बात सुनी, एक बात से तो मैं इनकी एग्री करता हूँ, और ये आर्मीज का माहौल होता है, चाहे वो इंडिया की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी के, उसमें मजहब देखा नहीं जाता है। जैसे मैं जानता हूँ कि इंडियन आर्मी का एक स्ट्रक्चर है, उसको MMR कहते हैं, मंदिर, सॉरी MMG कहते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहां पे आपके तीनों मजहब के लोग जाके अपनी इबादत करते हैं, जो आपके सिपाही हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह जो हमारे यहाँ अकलियतें, उनको बहुत अच्छे से एडजस्ट किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। तो ये इसमें है चीज, उसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन की नहीं जाती। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहूंगा, शिवदान साहब ने कहा अगेन वही कि हमारे यहाँ मुस्लिम्स को तमाम हकूक हासिल है, बिल्कुल वो आपका संविधान उनको हकूक भी देता है, सब कुछ है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें, मुझे इससे मसला नहीं है कि वहां पे राम मंदिर बन गया तो क्या हो गया, हमारा ये मसला ही नहीं है। लेकिन जिस तरह की कैंपेन चलाएगी पिछले 20-25 साल में, और जिस तरह मुसलमानों ने अपने आप को वहां पे मार्जिनलाइज फील किया, मैं उसकी बात करूं। राम मंदिर हमारा इशू नहीं है, सर जिस अंदाज 20-25 से साल किया नहीं, गया ये वहां के 20-25 साल नहीं, और एक और 500 बात, साल, मैम एक और बात, 500 साल नहीं नहीं, मैं फैक्ट तो आपको बताते चलूं ना, आप कहिए अपनी बात को। 500 साल किस चीज से भारत गुजरा है, आपको एहसास भी है इस बात का। एक आक्रांता आता है, राम मंदिर तोड़ करके जाता है, अपना मस्जिद बना के जाता है, और यहां पर वो इस्लाम धर्म उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या ये जायज है? आप अगर इस देश का कोई मुस्लिम होता, वो बनाता, तो फिर भी सोचा जा सकता था। लेकिन सिर्फ बाहर से आया हुआ कोई आक्रांता यहां पर मंदिरें तोड़े और यहां पर वो मस्जिदें बनाए, क्या ये भारत बर्दाश्त करेगा? और ये 500 असल में साल की मैम, लड़ाई थी, 20-25 साल की लड़ाई नहीं है। नहीं नहीं ठीक है। देखिए, इस पे तो मैं आपसे डिस्कशन बिल्कुल नहीं कर रहा कि ऑब्वियसली वो आपके लिए एक धार्मिक मुद्दा है, और जिस कौम का कोई भी एक धार्मिक मुद्दा होता है उसका एहतराम करना चाहिए। वो जो आप समझ सकते हैं शायद वो हम उसको उस तरह नहीं समझ सकते। लेकिन ये जो सोच बाद में बनी ना इंडिया में, मैं उस सोच की बात करूं, मुझे राम मंदिर से मसला नहीं है। मुझे मसला इस चीज से कि इंडिया में आज भी ये कहा जाता है कि तुम बाबर की औलाद हो, तुम यहां से चले जाओ, तुम मुसलमान, तुम पाकिस्तानी हो, तुम पाकिस्तान से जो हिंदुस्तानी मुसलमान को ये सुनना पड़ता है। और सबसे बढ़ के मैं कर्नल साहब की बात का जवाब दूंगा ना, ये भी तो आपके बाकायदा सांसद ही कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदुओं को भी उतने बच्चे पैदा करने चाहिए वरना इनकी आबादी बहुत बढ़ जाएगी। ये रिकॉर्ड पे इंडिया में, ये आपके सियासतदानों ने कहा हुआ है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा। तो ऐसी बातें क्यों होती है? मुझे बताएं, ये कौन सा रुख इस तो तरह से डेमोग्राफी चेंज दिखाया होगा जाता तो है? नहीं इस कहा बात का जाएगा? जवाब दो। अगर देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो फिर इसके लिए सरकार कदम नहीं उठाएगी? सरकार नाम को उठाना लेके, चाहिए या कम्युनिटी नहीं का उठाना नाम लेके। चाहिए? और उससे भी मैम, ज्यादा कम्युनिटी, फर्टिलिटी रेट को लेकर के नहीं, जितने घुसपैठिए उसको लेकर के बात खासतौर से होती है। चाहे मैं पश्चिम बंगाल साइड की बात कर लूं, बिहार के वो नेपाल से जुड़े हुए, क्योंकि उसके रास्ते भी कई बार आते हैं, और इसके साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। किरण जी, मेरा आपसे बहुत ही कहते हैं ना कि रिस्पेक्टेड सवाल है, ठीक है, आपने खुद ही बात की ना, मैं जवाब आपसे भी चाहता हूं और पैनलिस्ट से भी, कि आपने कहा डेमोग्राफी का खतरा। अगर आप ये कहती ना कि क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बहुत ज्यादा, उसमें इजाफा हो रहा है, इसलिए हम करें पॉपुलेशन कंट्रोल, लेकिन आपने डेमोग्राफी की बात की, इसका मतलब आप भी वही बात करें कि कम्युनिटी को कह रही है कि इसके बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इनको अच्छा, कम करना चाहिए। नहीं नहीं, अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो क्या वो हमारे देश में, हमारे देश के संसाधन का उपयोग करने में प्राथमिकता पे रहेंगे, प्रायोरिटी पे रहेंगे, या फिर हमारे देश के लोग रहेंगे प्रायोरिटी पे? उसमें हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। हमारे देश के लोगों में, जनता में हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख पारसी सब आते हैं। अगर डेमोग्राफी चेंज होने की बात हो रही है तो फिर गलत क्या? देखिए, बात तो मुसलमानों को पिन पॉइंट करके की गई ना, बात तो हिंदू मुसलमान, जो हिंदी मुसलमान है उनकी बात हो रही है, आउटसाइडर की बात तो हो ही नहीं रही कि इनकी आबादी बहुत बड़ी, इनके बच्चे बहुत बड़े हैं, हमें भी इस तरह करना चाहिए। सबसे ज्यादा घुसपैठियों की वजह से है। और हमारे साथ यहाँ पर संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों की जानकार है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे इसी डेमोग्राफी को लेकर के आप अपनी बात को रखिएगा, क्योंकि बार बार इस बात का कि आप मुस्लिमों को पिन करके जो है, पॉइंट करके जो है, ये डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं, और यही बात पाकिस्तान को भी खलती है। हुसैन जी की बात से तो यही एहसास हो रहा है। नहीं, देखिए, जो घुसपैठियों की जो समस्या है, किरण जी आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातें आपने स्वयं बताया है कि ये जो पूरा जो विषय है,
ये जाहिर है कि पूरे भारत के लिए, भारत के हितों के लिए गंभीर विषय है। और घुसपैठियों की जो समस्या है उसके माध्यम से जो डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस करने की जो साजिशें रची जाती हैं, उस साजिश को लेकर के भारत की सरकार यदि कदम उठा रही है तो बिल्कुल ठीक कदम उठा रही है। और जाहिर है कि इस तरीके के जो अनेक तरीके की जो साजिशें हो सकती हैं कि जिसमें कि डेमोग्राफी को चेंज करके किसी भी देश की आंतरिक स्थितियों को जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के अनुसार उसको बदला जाए। और इस तरीके की जो विचार है अनेक कट्टरपंथी और जो आतंक परस्त अतिवादी जो ताकतें हैं वो रखती हैं, वो इस तरीके की साजिशें भी लगातार कर रही हैं कि भारत को किस तरीके से वहां पर डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए और उसके माध्यम से पूरे भारत की जो राजनीति और पूरे भारत की जो सामाजिक स्थिति को बदल करके रख दिया जाए। और दूसरा, जहां तक रही जनसंख्या के कंट्रोल की बात, तो देखिए हुसैन जावेद साहब की मैंने बात सुनी, लेकिन अभी आप देखिए तो आपका एक जो बहुत ही क्लोज जो जिसको आप कहते हैं हायर देन माउंटेन डीपर देन ओशन वाला जो राष्ट्र है जिसके साथ संबंध है, चाइना। चाइना के अंदर भी जो है 80 के दशक में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल का वो चला था। और जाहिर है कि यदि कोई ऐसा जनसंख्या में लगातार ऐसी वृद्धि की जा रही है कि जिसके के अंदर एक पैटर्न दिखाई देता है कि ये जो है अनेक आतंकवादी आतंक परस्त मानसिकता के साथ अगर ये कोई काम कर रहा है, तो इस तरीके के विषयों पर भी गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए कि आखिर वो जो स्थितियां हैं उसको कैसे कोई राष्ट्र डील करेगा। और जहां तक डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक तीसरा मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ, बताता हूँ, वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में। जो ये मैं हुसैन जावेद साहब आपको नहीं कह रहा, आप बड़े सम्मानित हैं, लेकिन जो आपके जो रूलर्स हैं, जो कि हमारी जो अपनी जो टेरिटरी पाकिस्तान ऑक्युपाइड और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो सिया बहुल आबादी है, वहां पर जो सुन्नी का डोमिनेशन कराने के लिए अनेक प्रांतों से आपके दूसरे प्रांतों से आकर के वो जो पीओके में और गिलगित बल्तिस्तान में लोग आकर के बस रहे हैं। और इस माध्यम से भी आपके हुक्मरान चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान डोमिनेशन हो जाए। जो पंजाबी सुन्नी नेशन की मानसिकता पाकिस्तान के अंदर अन्य जगहों पे है, वही पीओके बल्तिस्तान में भी करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पूर्णियां हैं वो खतरनाक रूप ले सकती हैं। इस तरीके की साजिशें भी होती हैं, डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन की साजिशें भी होती हैं। इस बात को हमें स्वीकारना होगा। अभी देखिए पूरे विश्व में भी इस बात की चर्चा हो रही है, यूरोप में, अमेरिका में, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इस बात के बारे में भी अपनी बात कही है। तो ये इसके ऊपर गंभीर मंथन होना चाहिए कि आखिर ये जो जनसंख्या वृद्धि करना, परिवार बनाना हर व्यक्ति का राइट है, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता, लेकिन अगर इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि इसको जिम्मेदारी तरीके से परिवार नियोजन की भी कोई बात होती है। परिवार नियोजन भी एक सोचने का अच्छा तरीका होता है कि आखिर आप जनसंख्या अगर बढ़ा रहे हैं तो उस जनसंख्या को, अपने बाल बच्चों को पालेंगे कैसे, किस मानसिकता के साथ आप इस तरीके के इररिस्पॉन्सिबल कदम उठाते जा रहे हैं। तो अगर उसके ऊपर कोई अगर विचार हो रहा है, कोई कदम उठाए जा रहे हैं कहीं उसके, तो वो मेरा ख्याल है कि उसको एक गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ उसको समझना होगा, उसको लेना होगा। जी बिल्कुल। हुसैन जी आप अपनी बात को रखिए, आ रही हूँ शिवदान सर आपके पास। हुसैन जी अपनी बात को रखिएगा। और अमेरिका भी लगभग यही कर रहा है भी हाल फिलहाल में, किस तरह से जो इलीगल तौर पर आए हैं, डंकी रूट से गए हैं, उन सबको हर देश निकालेगा। आपको जाना है, आप लीगली जाइए। मैम आपकी बात सही है कि जो इलीगल है उनको तो जाना ही चाहिए, ये बात बिल्कुल, इस पे तो कोई इख्तलाफ ही नहीं। संजीव जी ने अभी एक नुक्ता उठाया, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ सर कि मैंने आपकी बात सुनी, मैं एक चीज समझ नहीं सका कि आपने कहा कि अगर इस तरह की मुल्क की डेमोग्राफी को खतरा होगा तो क्या होगा। मेरा तो सवाल ही ये कि हम तो उस हिंदी मुसलमान की बात कर रहे हैं कि जिनकी आबादी में इजाफे को लेके कई इंडिया के सियासतदान कहते हैं कि हमें देखना होगा कि ये लोग बच्चों पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, हम अपने बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, हमें इस पे सावधान होना चाहिए। मैं इस बात पे मुझे समझ नहीं आ रही कि डेमोग्राफी, आपका एक हिंदी मुसलमान ही अगर उसकी आबादी बढ़ रही है तो ये हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम क्यों है, वो भी तो हिंदुस्तानी है। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, इसको एक डेमोग्राफी थ्रेट के तौर पे देखा क्यों जा रहा है। जी संजीव सर। जावेद साहब आपकी बात समझी मैंने। देखिए ये आपका पॉइंट, अगर इस तरीके से कोई सोच रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल इसलिए करना है कि किसी धर्म विशेष का या मुसलमान की आबादी ना बढ़े, वो मैं बात नहीं कहता। मैं एक परिवार नियोजन की एक रिस्पॉन्सिबल जो है फैमिली की बात करता हूँ कि कोई भी अगर परिवार के जो सदस्य हैं वो अपने परिवार को इस तरीके से बढ़ाएं, इस तरीके से उसमें वृद्धि करें
कि उसका वो ठीक तरीके से नियोजन कर सके। नियोजन का मतलब उसकी प्लानिंग कर सके, और उस तरीके का एक सिस्टम रखना होगा कि जिससे कि आपका परिवार भी अच्छा चले और देश भी अच्छा चले, देश का वातावरण भी सब अच्छा रहे। और जैसे कि मैंने आपको चाइना का एग्जांपल दिया, हालांकि चाइना ने अब उसमें प्रतिबंध हटा दिया है, लेकिन वहां पर एक वन चाइल्ड पॉलिसी भी लाई गई थी। और ये आपका बहुत ही खास दोस्त है, आप इसको कहते हैं कि हमारी दोस्ती बहुत अटूट है। उस राष्ट्र ने भी अपने यहाँ परिवार नियोजन के लिए बहुत बड़े कदम उठाए थे, बड़े सख्त कदम उठाए थे। और एक से भी ज्यादा अगर कोई किसी के बच्चे हो जाते थे तो उस व्यक्ति को हर तरीके की जो है दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। तो उसी तरीके से अगर परिवार नियोजन में मुस्लिम वर्ग की जो हमारी आबादी है उसमें भी एक परिवार नियोजन की अगर बात आती है तो उसमें उसको समझना चाहिए, उसको उसी तरह से लेना चाहिए, न कि सिर्फ एक इररिस्पॉन्सिबल तरीके से बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। ये मेरा मानना है कि ये सही अप्रोच नहीं है। नहीं ये होना उस परिवार चाहिए। के लिए भी अच्छा नहीं है, और ये पूरे राष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं है। ना तो ये भारत के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। मैं किसी भी राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, ना तो बिल्कुल। चाइना के लिए अच्छा है ये। मैं चाहूंगी कर्नल जी। शिवदान, आऊंगी हुसैन जी आपके पास। कर्नल शिवदान सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं हुसैन साहब को बताना चाहता हूं, भारत में बहुत से राज्यों में इस तरह के कानून बनाए गए हैं कि 2 बच्चों के बाद जो भी बच्चे होंगे उनको कुछ बहुत सी सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। तो उन्होंने भारतवर्ष में ये कानून केवल हिंदू मुस्लिमों के लिए नहीं है, ये हिंदुओं के लिए भी है, हिंदुओं के लिए ज्यादा है। तो भारतवर्ष में कोई ऐसा वो भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि ये हिंदू है मुस्लिम है। आबादी पर नियंत्रण करने के लिए सबके लिए प्रॉपर बोला जा रहा है, क्योंकि भारत की आबादी अब दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पे आ गई है। इसलिए हमें अपने संसाधनों को देखते हुए देश की आबादी को नियंत्रित करना है, और इसीलिए हमने हमारी जो सरकारें हैं इस तरह की बातें कर रही हैं कि भाई बच्चे कम पैदा करो जिससे कि देश की आबादी ना बढ़े और हमारे संसाधनों का प्रॉपर हम उपयोग कर सकें। इसलिए हमारे देश में कभी ये बात नहीं हुई है कि केवल ये कानून मुस्लिमों के लिए लागू है या केवल हिंदुओं के लिए लागू है। यहाँ पर सबके लिए बराबर का कानून होता है, बराबर की सुविधाएं दी जाती हैं, सरकार उसी तरह से ट्रीट करती है जैसे एक आम नागरिक करती है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी का कोई भेदभाव नहीं है कानून को लागू करने। बिल्कुल, वक्त की अमित सर था जी। बिल्कुल संजीव सर। हाँ देखिए, भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन गया है। नंबर 1, चाइना को भी हम पीछे छोड़ करके नंबर 1 वाली स्थिति में है। लेकिन ये जो भारत का जो जनसंख्या है, इसको ठीक तरीके से अगर ये नर्चर की जाएगी तभी ये भारत के लिए एसेट बनेगी, नहीं तो बहुत बड़ी लायबिलिटी बनेगी। और ये मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार का अप्रोच है, आज की सरकार का अप्रोच है। जावेद साहब को मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि भारत की सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी के आप भाषण सुन लीजिए, वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सभी को साथ में लेकर के चलने की बात कही जाती है, किसी एक धर्म को टारगेट नहीं किया जाता है। विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। हुसैन जी 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिएगा, क्योंकि यूके देवनाथ सर भी है, 30 सेकंड्स उनके पास भी। जी संजीव जी की मैंने बात सुनी। इसका मतलब सर कि फिर आपको भी और बाकियों को भी शायद इस बात की निंदा करनी चाहिए कि किसी एक मुस्लिम कम्युनिटी पर अगर इस तरह से आवाज उठाई जाए एक सांसद की तरफ से कि इनके बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं। ऐसा नहीं, आप सही कह रहे हैं, आबादी कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन बात करने का ये वाला जो अंदाज है जो अपनाए गए, ये आई थिंक इसको कंडेम करना चाहिए। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? लेकिन यूके देवनाथ सर, बहुत जल्दी से 30 सेकंड्स में इस बात को रखिएगा कि अगर हिंदू राष्ट्र मात्र एक भारत है तो कि यहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम अगर हो रही है तो क्या इस पे कोई सवाल या फिर बातें नहीं उठनी चाहिए? देखिए, नेशनल पॉपुलेशन एंड हेल्थ सर्वे की मिशन की जो रिपोर्ट है 2024 की बता रही है कि भारत में एक हिंदू परिवार में 1.9 बच्चे होते हैं और भारत में एक मुस्लिम परिवार में 2.4 बच्चे होते हैं। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात है कि भारत में एक हिंदू महिला ऑन एन एवरेज 22 साल, 22.5 साल यानी 22 साल 23 साल में माँ बनती है, जबकि मुस्लिम परिवारों में एक जी बिल्कुल बहुत डाटा है। यहाँ पर वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा यूके देवनाथ सर, मैं आपकी बात को और आगे नहीं ले जा पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, समय यहाँ पर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर यहाँ पर बातचीत करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।